अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड डेटाबेसेस, ठीक है। हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, ऑर्गेनाइज एंड यूज्ड, कि कैसे हमारे डेटाबेस के अंदर या फिर जो डेटा है उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। जैसे डेटा की अगर बात करें तो डेटा होता क्या है ना। तो डेटा क्या होता है, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई सी भी एक इंफॉर्मेशन आप ले लो, तो उसको आप डेटा बोल सकते हो। जैसे किसी का नाम हुआ, है ना, एज हो गई आपकी, आपका सिटी हो गया, आपका जैसे यहाँ पे स्कूल है, दिल्ली पब्लिक, मोबाइल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, ये सारा आपका डेटा का फॉर्मेट है, मतलब डेटा इसको बोलते हैं, है ना। जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, डेटा कहलाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। डेटा एग्जिस्ट एनीवेयर एवरीवेयर अराउंड अस। स्कूल में आप चले जाओगे, जैसे एक इंडिविजुअल है, ट्वेल्थ क्लास का बच्चा है, जिसकी एज ऑलमोस्ट 18 है, 17 है। तो वो उस स्कूल के रेफरेंस में अगर डेटा की बात करेंगे, तो उस स्कूल के रेफरेंस में वहाँ पे उसका नाम है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर है, मार्क्स है, अटेंडेंस रिकॉर्ड है और फीस पेमेंट स्टेटस है। तो ये सारी चीजें उसी एक इंडिविजुअल की है जो 18 ईयर का है, रोहन। रोहन नाम ले लेते हैं सपोज। तो उसी स्टूडेंट का जो है स्कूल में रिकॉर्ड इस फॉर्मेट में है। सेम अगर मान के चलो उससे कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जैसे उसे फीवर ही आ जाता है, हैवी फीवर, तो हॉस्पिटलाइज किया जाता है कई बार। तो अब इसी रोहन का नाम यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब डेटा चेंज हो गया। रोहन का नाम तो रोहन रहेगा, पर वहां पे उसका क्या हो जाएगा, यहाँ रोल नंबर, हमने रिलेवेंट डेटा ये था स्कूल के रेफरेंस में, बट हॉस्पिटल के रेफरेंस में उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, डॉक्टर का असाइनमेंट हो जाएगा, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा और टेस्ट रिजल्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारा मेडिकल रेफरेंस में डेटा आ गया। ये हमारा स्कूल के रेफरेंस में एजुकेशनल लेवल पे डेटा आ गया। वही लड़का रोहन हमारे जो है अपने घर वालों के साथ या अपनी फैमिली के साथ जो है ज्वेलरी स्टोर पे जाता है, और मम्मी बोलती है कि बेटा जो बिल बनवाओगे जीएसटी का, वो आपके नाम पे ही बनवा लो आप। तो यहाँ पे भी नाम रोहन ही आया है ना, बट यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ गया, रोहन के नाम के बाद ऑर्डर नंबर आ गया, कितने वेट का गोल्ड रोहन ने परचेस किया है वो आ गया, उसमें डायमंड लगा है तो डायमंड की डिटेल आ गई है, नॉन डायमंड है तो उसमें डायमंड की डिटेल नहीं आएगी, डिलीवरी डेट क्या है, जिस दिन उसने खरीदा है उस दिन की डेट क्या है। तो एक रोहन है इंडिविजुअल, बट उसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डेटा अलग अलग हो सकता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? दिलीप, निखिल? ठीक है, ओके। व्हाट हैपन व्हेन डेटा कीप्स ग्रोइंग, अगर मान के चलो जिस लेवल से अभी टाइमली डेटा इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमें पता नहीं है, हम हर दिन कुछ एमबी डेटा जो है क्रिएट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, चाहे हम उस चीज को मतलब किसी भी कंटेंट को बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं हमारा डेटा स्टोर, जैसे मान के चलो हमने इंस्टाग्राम ही स्क्रॉल किया, तो इंस्टाग्राम भी हमें अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री दिखाता है, अब हिस्ट्री आपकी बैकएंड में स्टोर होती है, जो लाइक ट्रैक करती है कि आपने कितने घंटे जो है इंस्टाग्राम यूज किया, आपका जो इंटरेस्ट था वो किस तरह की फीड में था या किस तरह की रील्स में था, आप किस तरह के कंटेंट को शेयर करते हो या रीशेयर करते हो, किस तरह का कंटेंट आप पोस्ट करते हो, ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं डेटा जनरेट कर रही है ना। डेटा मेटा का जो डेटा सेंटर है, वहां पे ये हर दिन स्टोर हो रही है। अगर आप कोई पोस्ट डालते भी नहीं हो अगर इंस्टाग्राम के ऊपर, तो भी आप डेटा डेली क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो अगर मान के चलो हमारे पास कोई डेटा है, जो कि हमें हम एजुकेशनल डेटा लेते हैं, तो 10 स्टूडेंट है हमारे पास, तो उसका डेटा मैनेज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम विद पेपर एंड मैनुअल रिकॉर्ड, यहाँ तो बहुत इजी है, 10 स्टूडेंट का डेटा अगर मुझे मैनेज करना है, तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। अगर मैं मान के चलो 100 स्टूडेंट की बात करूंगा, तो पहले होते थे, ऐसी बात नहीं है कि पहले डेटा रिकॉर्ड नहीं होता था, बड़े बड़े लेजर्स होते थे, है ना, बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे, जिसमें हार्ड हार्ड मतलब हार्ड कॉपी में एक तरह से पेन और पेपर पे जो है रिकॉर्ड बनते थे। बट जब वो चीजें बहुत लेवल पे इंक्रीज हो जाती है, जैसे 10,000 अपन स्टूडेंट की बात कर लें, तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आपके ऐड हो जाते हैं, जो कि बहुत आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता, है ना।
क्योंकि कई बार आपका डेटा लॉस भी होता है। कई बार एक ही जो स्टूडेंट है उसके मल्टीपल रिकॉर्ड बनते हैं, मल्टीपल रजिस्टर बनते हैं, उस वजह से डेटा लॉस्ट होने के भी चांस है। जरूरी नहीं है हर बार जो है एक्यूरेट टाइम पे आपकी एंट्री हो पाए। उसके लिए आपके पास जो है वर्क फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। आपके पास बहुत सारे वैसे एम्प्लॉय होने चाहिए जो इन सब चीज़ को मैनेज कर पाए। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, जैसे जैसे डेटा हमारे साथ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनको मैनेज करना या हैंडल करना जो है थोड़ा सा इजी नहीं हो रहा। हालांकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो रही है जो कि सारी चीज़ें बहुत इजी कर पा रही है ना, इन सब चीज़ों को इजी बना रही है। जैसे हम बात कर लें, हार्ड टू फाइंड ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड क्विकली। अगर हम रिकॉर्ड को पेपर पे लेके चलेंगे तो हम बहुत अच्छे से क्विकली उस रिकॉर्ड को देख नहीं सकते, ढूंढ नहीं सकते। डुप्लीकेट रिकॉर्ड होने के चांस होते हैं। डेटा गेट लॉस्ट और डैमेज इजीली। अगर मान के चलो कोई रजिस्टर पानी लग गया या फिर कुछ हो गया तो डेटा लॉस्ट हो गया आपका। ह्यूमन एरर भी होती है, कई बार कैलकुलेशन करी, दो और दो चार होते हैं ये तो सबको पता है, बट जब बड़े कैलकुलेशन की बात आती है तब ये इजी नहीं हो पाती। फिर उसके बाद व्हाट इज डेटाबेस, हम समझ लेते हैं डेटाबेस है क्या। अ डिजिटल सिस्टम that stores large amount of data in organized and easy searchable manner। ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक डिजिटल सिस्टम है ना, जो स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, ऑर्गेनाइज करता है और उसे रिट्रीव करने की एक्सेस देता है हमें सर्चेबल मैनर में। जैसे कि हमें मान के चलो हमारा डेटा डेली स्टोर हो रहा है, अगर इंस्टाग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम की वेबसाइट पे, बट हमें कोई चीज़ सर्च करनी है या देखनी है तो हम इंस्टेंट देख सकते हैं उसे। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर हम बात कर लें तो डेली हम मैसेजिंग ऐसे चैट कर रहे हैं। अगर कोई चैट किसी एक पर्टिकुलर डेज की मुझे डेट की देखनी है तो मैं इजीली उसमें देख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। द लाइब्रेरी एनालॉजी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। तो एक लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं हम कि लाइब्रेरी कैसे काम करती है और डेटाबेस लाइब्रेरी के रेफरेंस में कैसे काम करता है। तो लाइब्रेरी क्या है, यहाँ पे एक डेटाबेस है। द प्लेस वेयर एवरीथिंग इज स्टोर इन एन ऑर्गेनाइज वे। ठीक है। तो डेटाबेस जो है एक तरह की लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जहाँ पे सारी जो बुक्स हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखी जाती है। ठीक है। डेटा क्या है, बुक्स है हमारे कि एक्चुअल में इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है ना, डेटाबेस के अंदर। अब वो कैसे स्टोर होगी, क्या उस पर रूल अप्लाई होंगे। रूल अप्लाई होने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मान के चलो कोई साइंस की बुक है तो उस साइंस की बुक को मैं अगर पॉलिटिक्स के रैक में रख देता हूँ, है ना, तो अगर मान के चलो जब मुझे उसे रिट्रीव करना होगा या ढूंढना होगा तो मैं उसे इजीली फाइंड नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगेगा कि लॉस्ट हो गई वो बुक। क्यों? क्योंकि मैंने बाय मिस्टेक या फिर डिलिबरेटली मैंने कहाँ रख दी उसे, पॉलिटिक्स वाले रैक में रख दी है। तो उस डेटा को मुझे फाइंड करना थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा। तो एक तरह से ये ऐसी कनेक्टिविटी है। लाइब्रेरियन कौन है यहाँ पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या है, एक लाइब्रेरियन है जो मैनेज करता है इन दोनों चीजों को, कि आप जो है बुक्स जो लाइब्रेरी के अंदर जो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपके बुक्स जो है आप ऑर्गेनाइज तरीके से रखोगे। कि आपकी जो पॉलिटिक्स की कोई बुक है तो आप वो पॉलिटिक्स वाली रैक में ही रखोगे। आपके पास कोई साइंस वाली बुक है तो साइंस वाली बुक आप जो है साइंस वाले रैक में रखोगे। ठीक है। तो इस तरह से लाइब्रेरियन जो है डेटाबेस मैनेजमेंट बोल सकते हैं हम। तो ऐसे ये चीजें वर्क फ्लो पूरा काम करता है डेटाबेस का। डेटाबेस की जरूरत है क्यों? हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल टूल्स हैं जिनमें हम डेटा मैनेज कर सकते हैं, लाइक एक्सेल। फिर हमें डेटाबेस की जरूरत क्यों है ना, इसको समझ लेते हैं। डेटाबेस सॉल्व एवरी प्रॉब्लम वी सॉ with proper and manual record keeping. Store data safely. No risk of data loss. Protected from damage, fire और theft। तो सबसे पहला जो हमारा जो कंसर्न है वो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारे जो डेटा की सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो हाईली लाइक कंसर्न रहती है, जिसमें आपको कभी भी आपका डेटा लॉस होने का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस में आपने स्टोर किया तो कहीं ना कहीं वो या तो आपके नॉर्मल सिस्टम पे है या तो आपने जो है क्लाउड पे रख के रखा है। ठीक है। दूसरा फिर सर्चेबिलिटी। जैसे मान के चलो मुझे कोई भी रिकॉर्ड सर्च करना है, या व्हाट्सएप की चैट ले लूँ मैं या फिर इंस्टाग्राम का कोई आपका मैसेज ले लूँ या कोई पोस्ट ले लूँ, तो उसकी सर्चेबिलिटी इतनी फास्ट होती है डेटाबेस की कि आप तुरंत ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो, मिल सकती है आपको। फाइंड एनी रिकॉर्ड इन सेकंड इवन अमंग मिलियन ऑफ एंट्रीज। मिलियन ऑफ एंट्रीज हैं
उसके बाद भी आप उसे विद इन अ सेकेंड फाइंड कर सकते हो। गॉट इट? ठीक है। अपडेट इजीली, चेंज एनी रिकॉर्ड क्विकली एंड एक्यूरेटली, नो क्रॉसिंग आउट। जिस फॉर्मेट में या जिस टेबल में आपने जो डेटा रखा हुआ है, स्टोर किया है, और अगर आप उसको अपडेट करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो विदाउट हैसल, है ना? नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड, द सिस्टम प्रिवेंट एंटरिंग द सेम डेटा ट्वाइस ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जो है फॉरेन प्राइमरी की का एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि हम समझेंगे आगे कि प्राइमरी की क्या होती है। तो यहाँ पे ये मेंटेन करता है कि रिकॉर्ड नहीं करनी है आपको डुप्लीकेट वैल्यू को। मल्टीपल यूजर एट वंस, 50 to 500 people can work on the same database simultaneously। 50 से लेके 500 एम्प्लॉय या पीपल, या आज के टाइम पे और बात करें तो उससे भी ज्यादा लोग एक साथ मल्टीपल लोकेशन से साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं एक सिंगल डेटाबेस के ऊपर। समझ में आई बात? ठीक है। Excel versus database. What's the real difference? If Excel already exists, why do we need a database? Great, है ना? अब यहाँ पे मेन चीज ये है कि डेटाबेस हमें जरूरत है ही क्यों? एक्सेल जैसी चीजें हमारे पास बहुत सारी है। एक्सेल जैसी जैसे लाइक एक्सेल है, MS एक्सेल ले लो आप। ओपन सोर्स में अगर बात करो तो कैल्क ले लो आप। उसके बाद भी और बहुत सारे टूल्स होते हैं, मोस्टली ये दो तो बहुत कॉमन है ही। बट यहाँ पे इनकी भी कुछ लिमिटेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हम बात करें तो अप टू 1 मिलियन रोज ही रिकॉर्ड कर सकता है, ये इसमें इतना डेटा आ सकता है। ये भी डेटा आने के बाद अगर मान के चलो 1 मिलियन डेटा आप स्टोर करते हो जो कि 10 लाख रोज होती है, अगर आपने 10 लाख रोज पूरी फिल कर दी, आप इस एक्सेल को ऑपरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके पास इतना स्पेस ही नहीं है कि ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। वहीं आप अगर डेटाबेस की बात करते हो तो वहां पे बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, फिर भी आप परफॉर्म कर सकते हो कोई भी ऑपरेशन किसी भी टाइम। यहाँ पे यूजर की अगर बात करें तो एक यूजर एक बार पे काम करेगा, या माइट भी मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। आजकल जो वन ड्राइव शेयरिंग का ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें हम मल्टीपल जो है शेयरिंग के साथ एक टाइम में एक ही सीट पे काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे चांसेस है आपके जो एक्शन है वो कोलाइड होने के। क्यों? क्योंकि एक ने किसी ने अपडेट किया है, एक ने किसी ने डिलीट किया अगर, तो वहां पे आपके जो रिकॉर्ड है वो स्टेप्स में रिकॉर्ड होते हैं। बट यहाँ पे जो ऑपरेशन चलते हैं वो साइमल्टेनियसली इंडिपेंडेंट चलते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंसी है ही नहीं कि आप 5 लोग काम कर रहे हो या 50 लोग कर रहे हो या 500 लोग कर रहे हो। यहाँ पे बहुत ईजी है। स्पीड की अगर बात करें तो एक लिमिट है एक्सेल की, उससे ऊपर एक्सेल काम नहीं कर सकता। बट यहाँ पे इतना एडवांस आजकल टेक्नोलॉजी है कि आप इतने हैवी हैवी डेटाबेसेस हैं जिसमें आप मिलियन टी ट्रिलियन लाइक डेटा आप स्टोर कर सकते हो, है ना? गूगल के पास डेट कितना बड़ा डेटाबेस होगा, वो कितने टाइम से स्टोर करके आ रहा है गूगल। क्या वो पॉसिबल है एक्सेल के अंदर? दिलीप, निखिल, है ना? सिक्योरिटी की अगर बात करें तो बेसिक सिक्योरिटी होती है, या तो आप सेल को लॉक कर सकते हो, सेल को लॉक मतलब कि वर्कशीट को लॉक कर सकते हो, या तो आप वर्कबुक को लॉक कर सकते हो। बस इतने ही यहाँ पे फीचर है। बट यहाँ पे हमारे पास जो है एडवांस लेवल के इंक्रिप्शन पैटर्न है, इंक्रिप्शन वो है लॉक। लाइक आप रोल लेवल के वो ले लो, रिस्ट्रिक्शन ले लो, या फिर आप हायरार्की लेवल की रिस्ट्रिक्शन ले लो, या फिर और भी बहुत सारा तरह की चीजें होती है जो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। बेस्ट फॉर छोटी जो चीजें होती है, एक्सेल दुनिया का 90% कंपनीज में काम एक्सेल से ही होता है आज भी। बट ये है कि एक्सेल छोटे छोटे टास्क को ऑपरेट करने के लिए बहुत अच्छा है। बट जब आती है बात लार्ज बिजनेसेस की या फिर एंटरप्राइजेस लेवल के उसके रिकॉर्ड को मैनेज करने की, तब हमारे पास सिर्फ डेटाबेस ही हमारे काम आता है ना? रियल एग्जांपल, एक्सेल हैंडल्स 1000 स्टूडेंट, डेटाबेस हैंडल 10 मिलियन स्टूडेंट या कस्टमर्स, लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिलियन ऑफ कस्टमर आते हैं जो कि उनका डेटा भी बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? रियल लाइफ सिनेरियो ले लेते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। A school with 500 5000 students need to manage many type of data simultaneously, like student detail, अटेंडेंस हो गया, फीस रिकॉर्ड हो गई, या फिर एग्जाम मार्क्स हो गए। स्टूडेंट की डिटेल की बात करें तो नेम, एज, क्लास, सेक्शन, पेरेंट कॉन्टेक्ट, होम एड्रेस, आधार नंबर, ईटीसी।
अटेंडेंस की बात करें तो डेली जो है एब्सेंट या प्रेजेंट, लीव एप्लीकेशन, मंथली अटेंडेंस, इनका परफॉर्मेंस। फीस रिकॉर्ड की अगर बात करें तो अमाउंट ड्यू है या पेड है, पेमेंट डेट क्या है, पेमेंट की रिसीट जो है भेजी हुई है या नहीं भेजी हुई है। उसके बाद एग्जाम के मार्क्स सब्जेक्ट वाइज आ गए, ओवरऑल रैंक आप देख सकते हो, पास फेल देख सकते हो। तो इस तरह के जो मल्टीपल, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ये एक स्टूडेंट डिटेल की टेबल है, ये एक अटेंडेंस की एक टेबल है, ये फीस की एक टेबल है, और एग्जाम की एक टेबल है। इन सभी टेबल से मिलके मैं एक प्रॉपर रिपोर्ट बना सकता हूँ किसी भी एक स्टूडेंट की, या फिर सारे स्टूडेंट की। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो है एक रिपोर्ट बनाओ या मल्टीपल रिपोर्ट बनाओ। यहाँ पे आप जैसा चाहो वैसे डेटा को मैनेज या हैंडल कर सकते हो। कैन हंड्रेड ऑफ सेपरेट एक्सेल फाइल्स रियली मैनेज ऑल दीज दिस फॉर 5,000 स्टूडेंट? कि अगर 5 स्टूडेंट के लिए, अगर मुझे इस तरह के 5,000 स्टूडेंट के लिए अगर मुझे ये सब वो बनानी हो, अगर मान के चलो टेबल बनानी हो अलग अलग स्टूडेंट डिटेल, अटेंडेंस, फी रिकॉर्ड और एग्जाम, तो माइट भी ये काम कर भी ले, इजी है। बट जब मैं बड़े लेवल की बात करूंगा कि मेरे पास 5 लाख रिकॉर्ड हैं, या फिर 50 लाख रिकॉर्ड हैं, या 50 लाख स्टूडेंट है, जो कि मान के चलो मेरी एक लाइक एग्जांपल लेते हैं, डीपीएस स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि पूरे इंडिया में उसकी मल्टीपल ब्रांचेस है, और कहीं मैं बोलता हूँ कि 5 लाख स्टूडेंट उसमें पढ़ते हैं। तो क्या मैं वो काम एक्सेल में कर सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। वहां पे मुझे चाहिए डेटाबेस का रिक्वायरमेंट है, जो ये सारी चीज़ों को बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। ठीक है। विदाउट डेटाबेस, हंड्रेड ऑफ एक्सेल फाइल, नो कोऑर्डिनेशन, डेटा एरर, 2 days टू फाइंड वन रिपोर्ट, ये एक प्रॉब्लम है एक्सेल के साथ। विद डीबी, वन सिस्टम, एक सिस्टम रहेगा, इंस्टेंट रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी, मल्टीपल यूजर्स रियल टाइम पे काम कर पाएंगे, रियल टाइम अपडेट आपको मिलती रहेगी। थ्री मेन टाइप ऑफ डेटाबेसेस, डेटाबेस के कौन कौन से टाइप होते हैं ये भी समझ लेते हैं। वी विल फोकस ऑन रिलेशनल डेटाबेस यूज्ड बाय 80% ऑफ बिजनेस वर्ल्ड वाइड। जो दुनिया का, जो जितने भी बिजनेसेस हैं वहां पे सारा डेटा लगभग लगभग आपका रिलेशनल फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस और रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं ये समझ लेते हैं, और उसके टाइप हम बाद में समझेंगे कि क्या होते हैं। डेटा में भी रिलेशनल डेटा क्या होता है, नॉन रिलेशनल क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। डेटा is stored in table with row and column. Tables are linked to each other. This is what 80% of business uses. तो यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है। माइट भी वहाँ पे सिंगल टेबल हो सकती है, मल्टीपल टेबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत सारे जो है टेक्निक्स होती है, जैसे नॉर्मलाइजेशन टेक्निक होती है, जहाँ पे डेटा की रिडंडेंसी को रोकते हैं हम। रिडंडेंसी का मतलब ये डुप्लीकेसी को हम हैंडल करते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में हम इस तरह से डेटा स्टोर करते हैं। नो सीक्वल डेटाबेस का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म है नॉट ओनली सीक्वल, मतलब कि सिर्फ रिलेशनल बेस्ड जो डेटाबेस है उसको एक्सेस करने के लिए या हैंडल करने के लिए हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं। बट यहाँ पे ये सीक्वल से भी ज्यादा है काम की है ना, मतलब ये इतना इसका काम तो कर ही सकती है, ये इसके अलावा भी काम कर सकती है। जैसे डेटा स्टोर इन फ्लेक्सिबल फॉर्मेट लाइक जेसन और डॉक्यूमेंट और नो फिक्स टेबल स्ट्रक्चर, ग्रेट फॉर सोशल मीडिया एंड मोबाइल ऐप। जैसे कि आप इंस्टाग्राम रील्स ले लो, आपका जो है और डेटा का टाइप ले लो, तो कमेंट आप करते हो तो कमेंट के ऊपर भी कमेंट होता है, फिर कमेंट होता है, फिर उसके ऊपर कमेंट होता है। तो लाइक एक हायरार्की वहां पे बनती है। तो उस तरह के डेटा को हैंडल करना, इन सब काम के लिए आपका जो है नोस्क्यूएल डेटाबेस काम आता है ना। इसके यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मोंगोडीबी या कैसेंड्रा, जो बहुत फेमस जो है नोस्क्यूएल डेटाबेसेस है। सीक्वल रिलेशनल डेटाबेस में हम बात करें तो एसक्यूएल सर्वर है, माई सीक्वल है, ओरेकल है और पोस्टग्रे है, जिसमें सीक्वल सर्वर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। फिर आते हैं इंटरनेट बेस आपके जो डेटाबेस है, तो है कुछ नहीं, यही डेटाबेस जो है, इन दोनों डेटाबेस को ही आप क्लाउड के ऊपर अगर ले जाते हो तो यही क्लाउड डेटाबेस हो जाएंगे, है ना। डेटाबेस होस्टेड ऑन इंटरनेट बाय कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट और amazon, नो फिजिकल सर्वर नीड इन योर ऑफिस। सीधी सी बात ये है, इन्हीं डेटाबेस को, इस दो तरह के डेटाबेस को ही अगर आप अपने किसी सर्वर पे होस्ट कर लेते हो, या फिर किसी और कंपनी के सर्वर पे होस्ट कर देते हो, लाइक
अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट, तो आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना? यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप मान के चलो आप ऑन प्रोमाइसेस डेटा को स्टोर करते हो तो आपको सर्वर कॉस्ट लगती है, आपको आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका पैसा लगाना पड़ेगा। बट क्लाउड पे आजकल बहुत ईजी है सारी चीज़ें। एग्जाम्पल है हमारे पास अजोर सीक्वल, अमेजन आरडीएस, गूगल क्लाउड, एसक्यूएल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? ठीक है, ओके। रिलेशनल डेटाबेस जो कि हमारा फोकस लाइक सब्जेक्ट है, क्योंकि हम पूरा जो काम है वो रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही करने वाले हैं। सीक्वल को हम पढ़ेंगे तो हम रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही काम करेंगे एक तरह से, है ना? तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है, सिटी है और मार्क्स है। तो यहाँ पे ये एक पूरी प्रॉपर टेबल है जिसमें डेटा कैसा फीड हुआ है, कॉलम और रो के फॉर्मेट में, है ना? यहाँ पे ईच रो वन स्टूडेंट रिकॉर्ड, ईच कॉलम वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर है। जैसे मान के चलो स्टूडेंट आईडी की बात करूँ तो एक ही तरह की डेटा यहाँ पे जो है स्टोर है। अगर मैं ऐसे बात करूँ तो एक तरह का रिकॉर्ड मेरे पास स्टोर है। जैसे मान के चलो स्टूडेंट S001, जिसमें प्रिया शर्मा है, उसकी डिटेल है ना? वैसे ही हमारे पास सेकंड में S002 में राहुल गुप्ता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो सेम एक्सेल में जैसे काम होता है वैसे ही होता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो टेबल है वो सिंगल टेबल नहीं होती एक्सेल की तरह। हम यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें जो है प्राइमरी की, फॉरेन की, रिलेशनल और आपको जो इंटर रिलेटेड जो वो है आपकी टेबल्स, उन सब लॉजिक पे काम होता है ना? तो ये इस तरह के कुछ एग्जांपल पॉपुलर जो है रिलेशनल डेटाबेसेस है, उसमें एसक्यूएल सर्वर है, माई सीक्वल है, पोस्टग्रे और MariaDB है। क्या पूछ रहे हो दिलीप आप? ठीक है। A relational database can have many tables linked together, स्टूडेंट मार्क्स, अटेंडेंस एंड फीस। जैसे हमने अभी समझा था, ये वाली टेबल जो है, ये चार टेबल हैं जो डेटाबेस में स्टोर है। बट ये चार टेबल इंडिपेंडेंट टेबल होने के बाद भी ये आपस में कनेक्टेड है। जब भी कोई रिपोर्ट हमें चाहिए होती है किसी भी स्टूडेंट की, अगर स्टूडेंट की मुझे एक प्रॉपर डिटेल देखनी है, तो उसमें मैं जो है इस टेबल का भी यूज़ करूंगा जिसमें नाम, एज है। इस टेबल का भी यूज़ करूंगा जिसमें अटेंडेंस है। इस टेबल का भी यूज़ करूंगा जिसमें फीस की डिटेल है। या इस टेबल का भी यूज़ करूंगा जिसमें उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस है। ठीक है। यहाँ पे सीक्वल सर्वर की अगर बात करें तो सीक्वल सर्वर मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है अभी फिलहाल, है ना? आजकल तो क्लाउड डेटाबेस आ गए जिसमें अजोर सीक्वल जैसे डेटाबेसेस हैं। तो यहाँ पे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हम इस पे इसको नहीं पढ़ेंगे, है ना? कि ये चीज़ें कर सकता है तो इजी है। हालांकि ये चीज़ यहाँ पे जरूर है कि 95% ऑफ फॉर्चून 500 कंपनी, जो फॉर्चून 500 कंपनीज है, उसमें भी 95% आपका जो है सिक्वल सर्वर ही यूज होता है, क्योंकि ये इसके इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर ये कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करने के लिए बहुत लाइक कैपेबल है। ठीक है। फिर यहाँ पे लेवल ऑफ डेटाबेस स्केल, हु यूजेस इट। Database can serve on one person, one team, or an entire company with million of users. Level वन, personal database। माइट भी मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सनल डेटाबेस यूज करता होगा, है ना? बट बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि रिकॉर्ड करते हैं यूजर इंफॉर्मेशन। लाइक मैं अगर बोलूं कि आपको जो है एक तरह से आपके घर का जो आपको एक्सपेंस है महीने भर का, वो अगर आपको रिकॉर्ड रखना है, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन है आपके पास। उस एप्लीकेशन में सारी चीज़ें हैं, चाहे आप उसे ऑफलाइन रखो चाहे ऑनलाइन रखो, वो सारी इंफॉर्मेशन एक तरह से स्टोर करता है। तो उसको आप पर्सनल डेटाबेस बोल सकते हो। यहाँ पे आ गया आपका डिपार्टमेंट डेटाबेस। डिपार्टमेंट डेटाबेस में यही है कि आपकी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। तो उस तरह की चीज़ों में भी आप जो है आपके डेटा को स्टोर रख सकते हो। जैसे एचआर डिपार्टमेंट का सिस्टम हो गया, एचआर डेटा डिपार्टमेंट सिस्टम है, सेल्स टीम सीआरएम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें। एंटरप्राइजेस लेवल पे अगर बात करें तो अमेजन हो गए जो कि मिलियन ऑफ रिकॉर्ड उसके पास है। बैंक हो गई, है ना? जैसे फ्लिपकार्ट हो गया आपका, फिर से अगेन अमेजन की तरह ही, है ना?
उसके बाद ट्रेडिशनल जो ऑन प्रोमाइस डेटाबेस और क्लाउड डेटाबेस में क्या मेन फर्क है और क्यों मेन प्रॉब्लम आती है आपके जो ऑन प्रोमाइस डेटाबेस उनमें। तो सीधी सी बात यह है, व्हाट डज ऑन प्रोमाइस मीन? द डेटाबेस लिव्स इन ऑन अ कंप्यूटर सर्वर इनसाइड योर ओन ऑफिस। द कंपनी owns it, manage it, and is responsible for it। कि हमारी एक कंपनी है जिसका जो डेटा है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल है। कंपनी नहीं चाहती कि वो कहीं किसी भी क्लाउड सर्वर पे अपने डेटा को स्टोर करे, क्योंकि उसे इनसिक्योरिटी सी लगती है। तो कोई बात नहीं, कंपनी उसके लिए क्या करेगी, आपकी कंपनी उसके लिए खुद का एक सर्वर बनाएगी, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, उसके लिए एक प्रॉपर इंजीनियर रखेगी, और तब जाके आप उसे मेंटेन कर पाओगे वो आपका डेटा। बट यही है कि आप उस डेटा को आपकी कंपनी में यूज कर सकते हो। जैसे एडवांटेज समझ लेते हैं, डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। फुल कंट्रोल ओवर डेटा। सबसे पहली बात तो ये, जो भी कंट्रोल है वो आप ही का है आपके डेटा के ऊपर। हाई स्पीड कॉस्ट। डिसएडवांटेज यही है कि हाई सेटअप कॉस्ट लगती है। अगर मान के चलो आपको स्पीड बूस्ट करनी है या पूरा सेटअप करना है, तो आपको बहुत पैसा देना पड़ता है उस चीज के लिए। हर दिन नई टेक्नोलॉजी ऐड ऑन हो जाती है हमारे उसमें, है ना? तो उसको अपग्रेड करने का कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। वर्क विदाउट इंटरनेट। यहाँ पे आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका खुद का सर्वर है। तो वहां पे जरूरत नहीं है कि आज इंटरनेट काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जरूरत ही नहीं किसी चीज की। यहाँ पे बिना इंटरनेट के आपका काम चलेगा नहीं, है ना? नीड आईटी टीम। यहाँ पे आईटी टीम की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्केलेबल होते हैं। मतलब जो क्लाउड सर्वर होते हैं वो स्केलेबल होते हैं खुद से। और यहाँ पे अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो वर्क विदाउट इंटरनेट। यहाँ पे आईटी टीम में आपको जरूरत होगी। परफॉर्मेंस इसका बहुत हाई होगी, है ना? हाई इसलिए होगी क्योंकि ये कहीं से भी आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको खुद के ही लाइक आपकी कंपनी के अंदर ही आप यूज कर रहे हो, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। डेटा स्टे इन हाउस। हमेशा आपका डेटा आपके पास ही है। कस्टम सिक्योरिटी, आप जैसे सिक्योरिटी चाहे वैसे डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो हाई सेटअप कॉस्ट है। आईटी टीम आपको प्रॉपर बिठानी पड़ेगी। आपको स्केल करने के लिए जो परफॉर्मेंस वगैरह स्केल करने के लिए आपको टाइम टाइम पे आपको जो है इक्विपमेंट आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे। फिजिकल डैमेज रिस्क भी आपके पास। आपका बैकअप आप खुद हो एक तरह से, है ना? तो इस तरह की चीजें, जैसे ये बेस्ट किसके लिए है? कंपनीज दैट हैंडल्स वेरी सेंसिटिव डेटा, लाइक बैंक्स, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, और नीड फुल कंट्रोल। जिसको अपने डेटा पे पूरा कंट्रोल चाहिए वो करते हैं। हालांकि आज इन सब चीजों में काम नहीं होता। कुछ हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल को तो नहीं हम ले सकते हैं, कुछ ऐसे लाइक कंपनी ले सकते हैं। जैसे कंपनी का एग्जांपल मैं लूं, तो कोई जूल्स की कंपनी है जिसमें या फिर कोई भी एक ऐसी कंपनी है जो खुद के डिजाइन बनाती है। बट उसे लगता है कि और उसका एक एग्रीमेंट है क्लाइंट के साथ कि मैं जो है आपके जो लाइक वो है डिजाइन, वो किसी और को जो है डिस्क्लोज कभी नहीं करूंगा। मेरे आप जो है डिजाइन, आपके बाद दिए हुए डिजाइन कभी भी इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेंगे। तो उस तरह की कंडीशन में आप जो है इस तरह का सर्वर या फिर ऑन प्रोमाइसेस डेटाबेस सेटअप कर सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? ठीक है, ओके। क्लाउड डेटाबेसेस क्या होते हैं? अ क्लाउड डेटाबेस इज स्टोर ऑन इंटरनेट, नॉट इन योर ऑफिस। You pay only for what you use, like rental electricity। तो सीधी बात यह है कि क्लाउड पे जो भी डेटा स्टोर होता है, क्लाउड के जो डेटाबेसेस हैं, वो आपसे पे एज यू गो सर्विस का यूज करते हैं। जिसमें आपने जितना यूज किया है डेटा को या फिर उस सर्विस को, आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना है। उसके अलावा आपको अलग से कोई कॉस्ट देनी नहीं है ना? जैसे माइक्रोसॉफ्ट अजोर सीक्वल डेटाबेस हो गया, है ना? ये एग्जांपल है। अमेजन आरडीएस हो गया, गूगल क्लाउड हो गया। तो इस तरह के ये हमारे पास डेटाबेस है जो कि पॉपुलर है। आप बात करो तो सीक्वल सर्वर ऑन प्रोमाइसेस वर्सेस क्लाउड डेटाबेस। तो सीधी सी बात, ये अभी हमने कुछ चीजें तो क्लियर कर ली कि सीक्वल सर्वर जो ऑन प्रोमाइसेस है या फिर क्लाउड पे जो डेटाबेस है, उनमें दोनों में फर्क क्या है। आपके ऑफिस में है ये सीक्वल सर्वर, अगर ऑन प्रोमाइसेस की बात अगर हम करें, तो ये आपके ऑफिस में ही, आपकी बिल्डिंग में है। और क्लाउड पे आप अगर उसे होस्ट करते हो तो ये इंटरनेट के ऊपर है। सेटअप कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा आपको लगेगी, क्योंकि सब कुछ आपको ही इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे आपकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, जस्ट अकाउंट आपको साइन इन करना है और आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। मेंटेनेंस इसमें जीरो है।
इसमें मेंटेनेंस है, आपको मैनेज करने का पैसा लगेगा। यहाँ पे प्रोवाइडर मैनेज करता है सब कुछ। आपको कोई चीज़ की मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। स्केलेबिलिटी इसमें जो है हार्ड होती है ना? क्योंकि नए हार्डवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं टाइमली। आज जो हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हो सकता है 2 साल बाद आउटडेटेड हो जाए। बट क्लाउड की अगर बात करें तो क्लाउड पे ये प्रॉब्लम आपके जो है सर्विस प्रोवाइडर है उसकी है, आपकी नहीं है। ओनली फ्रॉम ऑफिस नेटवर्क, आपके ऑफिस नेटवर्क के ऊपर ही काम करेगा। अगर आपको मान के चलो इसका एक्सेस आपकी कंपनी के बाहर चाहिए तो उसके लिए आपका जो है आईटी टीम से आपको एक तरह से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वहां से आपके परमिशन ग्रांट करेंगे, वो कोड बना के देंगे, तब जाके आप यूज कर पाओगे। यहाँ पे आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। बैकअप की अगर बात करें तो मैनुअल आपको बैकअप लेना पड़ेगा इसमें, ऑन प्रेमाइसेस SQL सर्वर में। अगर क्लाउड की बात करें तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली और डेली या आवर्ली आप जो है बैकअप ले सकते हो। बेस्ट सूट के लिए है जिनके जो पास जो है सेंसिटिव डेटा है, जैसा भी हमने बात करी। कहाँ गया? इन ये वाले जो चीजें हैं, इसमें बैंक अगर है, बैंक की अगर बात करें तो बैंक हो गया आपका। ठीक है, बैंक हो गया आपका। या फिर जिसके पास सेंसिटिव डेटा है, जैसा भी मैंने एक एग्जांपल दिया एक कंपनी का आपको। यहाँ पे मोस्टली जो है स्टार्टअप्स वगैरह काम करते हैं, या फिर आजकल तो सारी कंपनी लगभग अपनी क्लाउड का यूज करती है, क्योंकि किसी को अपनी हेडक नहीं चाहिए ऑन प्रोमाइसेस डेटा के लिए। हाउ डेटा स्टोर इवॉल्व ओवर द टाइम, है ना? तो यहाँ पे जो है 1950 1970 के अराउंड जो है पेपर काम में लिया जाता था, यूज किया जाता था। उसके बाद आपका स्प्रेडशीट या एक्सेल आ गया, फिर आपके पास डेटाबेस आ गए। आज के टाइम पे आपके पास 2010 के बाद से आपके पास क्लाउड डेटाबेसेस है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। एवरीथिंग रिटन इन नोटबुक, लेजर एंड फाइल्स। क्योंकि हार्ड पेपर पे रहते थे तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा थे चीजों को लॉस्ट होने के। यहाँ पे थोड़े से कम हुए, क्योंकि यहाँ पे भी आप जो है स्टोर कर सकते थे, ऑर्गेनाइज कर सकते थे प्रॉपर। और बहुत बड़ा अमाउंट आपको जो है इस पर खर्च नहीं करना था। बस आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, जो कि इस टाइम पे कंप्यूटर भी बहुत महंगे हुआ करते थे। 1980s या 90s की बात करें तो। फिर यहाँ पे 90s की अगर बात करें तो डेटाबेस आए। फिर इनने इनको भी ज़्यादा जनरलाइज करके और अपनी जो है कुछ पावर स्ट्रेंथ के साथ ये कैपेबल हुए। फिर इसकी भी जो स्केलेबिलिटी जब हुई, ऑप्टिमाइज वर्जन आए, तब हमारा क्लाउड पे हम आज काम कर पा रहे हैं, है ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, दिलीप, निखिल? ठीक है, समझ में आ रहा है? जहाँ पे कोई डाउट लगे आप पूछ सकते हो, है ना? क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो ठीक रहेगा। जहाँ पे भी कोई डाउट लगे आप तुरंत पूछो, है ना? अभी तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? ठीक है। तो हाउ डेटा मूव्स फ्रॉम एंट्री टू डिसीजन, तो हम देख लेते हैं कि भैया डेटाबेस के अंदर जो डेटा काम करता है उसकी मूवमेंट जो होती है वो कैसे चलती है। डेटा आपने एंड यूजर, कोई भी एंड यूजर है, उसने डेटा क्या किया, एंटर किया। चाहे आपका ईआरपी सिस्टम से ले लो आप, चाहे ऐप से ले लो, चाहे वेबसाइट से ले लो आप, है ना? मशीन का मतलब यहाँ पे ईआरपी सिस्टम से बोल लो आप। तो यहाँ से आपका जो है डेटा इंटर हुआ। फिर वो जाएगा आपका डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में स्टोर हुआ। अब डेटाबेस आपका कोई भी हो सकता है, SQL सर्वर हो सकता है, माई SQL हो सकता है, या फिर अजोर सर्वर हो सकता है, SQL सर्वर। फिर उसके बाद वो प्रोसेस होके आप उसको एनालाइज कर सकते हो। ये स्टोर डेटा जो है, इस स्टोर डेटा को ही आप जो है एक रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको प्रोसेस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, उससे एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो और बिजनेस डिसीजन ले सकते हो, है ना? तो ये एक तरह से ये डेटा जो एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट का एक प्रॉपर वर्क फ्लो अगर देखोगे आप, तो डेटा एनालिस्ट ऐसे ही काम करता है। पर डेटा एनालिस्ट का काम यहाँ से स्टार्ट होता है, ना कि यहाँ से। कई बार जो है यहाँ से भी जरूरत होती है, बट हाँ, यहाँ की हमें जरूरत नहीं है। मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें डेटा स्टोर है, उसके बाद आपको चीजें करनी है। फिर उसके बाद डेटाबेस इन डेटा एनालिटिक्स। अब जैसा भी मैंने लास्ट आपको उसमें स्लाइड में बताया, वैसे ही यहाँ पे है कि डेटा को कलेक्ट करना, कहाँ से कलेक्ट करना, यहाँ से कलेक्ट करना, डेटाबेस से कलेक्ट करना। या फिर और भी फाइल फॉर्मेट हो सकते हैं, जैसे एक्सेल हुआ, या फिर आपका CSV फाइल फॉर्मेट हुआ, JSON फाइल फॉर्मेट हो गया, या आपका कोई वेबसाइट हो गई, जहाँ से आपको डेटा को स्क्रैप करके लाना है। कोई API हो गई आपके पास, या तो शेयर पॉइंट हो गया,
तो इस तरह से आप मल्टीपल सोर्सेस से जो है डेटा को क्या करोगे, आप कलेक्ट करोगे, है ना, जिसमें आएगा पुल डेटा फ्रॉम सेल्स, एचआर, कस्टमर एंड ऑपरेशनल डेटाबेसेस। अलग अलग डेटाबेस से आप लेके आओगे, उसको करोगे क्लीन, आप रिमूव डुप्लीकेट करोगे, फिक्स करोगे एरर को, हैंडल करोगे मिसिंग वैल्यूज को। ये यहाँ पे आप पावर क्वेरी या फिर जो भी सीक्वल है उसके हेल्प से आप ये सब काम करोगे। उसी को आप एनालाइज करोगे, जो कि सीक्वल, एक्सेल या डेक्स या फिर और भी बहुत सारे टूल आते हैं, तो उसमें एनालाइज कर सकते हो, जिसमें आप पैटर्न फाइंड करोगे, ट्रेंड निकालोगे, परफॉर्मेंस निकालोगे, है ना, परफॉर्म करोगे उसको, या फिर आपका जो है प्रॉब्लम एरियाज निकालोगे। तो इन सबको आपने निकालने के बाद एक रिपोर्ट क्रिएट करोगे, जो आप मैनेजमेंट को शो कर सकते हो। मैनेजमेंट उस पर कोई प्रॉपर डिसीजन लेके जो है अपने बिजनेस को स्केल कर सकता है। यही एनालिसिस का मेन पार्ट है। एज अ डेटा एनालिस्ट यू विल राइट एसक्यूएल क्वेरी टू कलेक्ट एंड क्लीन डेटा, देन यूज पावर बीआई और एक्सेल टू एनालाइज रिपोर्ट। आई बात समझ में यहाँ पे? डेटा एनालिस्ट का वर्कफ्लो समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। डेटाबेस पावर पावर एवरी बिजनेस रिपोर्ट। सीधी सी बात यह है कि डेटाबेस अगर नहीं है तो आज के टाइम पे किसी कंपनी का चल पाना बहुत हार्ड हो जाएगा। आज के टाइम पे जितनी स्मूथ कंपनी रन हो जाती है, आज उनके लिए एक सिंगल टाइम या फिर आपका जो है रिकरिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो आप बोल सकते हो, बट उनकी फंक्शनैलिटी इतनी स्मूथ हो जाती है कि उनको टेक्नोलॉजी की तरफ फिर से देखने की जरूरत नहीं होती कई बार। जैसे एवरी रिपोर्ट यू सी इन कंपनी डेली, वीकली, मंथली इज जनरेटेड बाय क्वेरिंग अ डेटाबेस। कोई भी रिपोर्ट बनती है तो वो डेटाबेस के क्वेरी, डेटाबेस का डेटा पुल करके उसको क्वेरी करके ही आप बना सकते हो। जैसे सेल्स रिपोर्ट हो गई टाइप का, अगर बात करें, सेल्स रिपोर्ट हो गई जिसमें टोटल सेल्स बाय रीजन हो गया आपका, टॉप 10 प्रोडक्ट हो गए आपके, सेल्स वर्सेस टारगेट हो गया, या मंथली ग्रोथ हो गई। ये आपकी सेल्स रिपोर्ट के प्रोस्पेक्टिव में चीजें हो गई। कस्टमर रिपोर्ट की अगर बात करें तो नए कस्टमर कितने ऐड हुए हमारे पास, लाइफ टाइम कस्टमर कितने हैं हमारे पास जो वैल्यू है, कितने हमें छोड़ के जा चुके हैं, चर्न एनालिसिस हम कर सकते हैं। जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि हमारे किस रीजन से जो है कितने कस्टमर है, या सबसे ज्यादा कस्टमर किस रीजन में हमारे पास। इन्वेंट्री रिपोर्ट हम डेवलप कर सकते हैं कि हमारे वेयर हाउस में अगर मान के चलो स्टॉक है तो किस स्टॉक का लेवल कितना है, कितनी क्वांटिटी है ना। अगर मान के चलो फास्ट मूविंग है तो हमें कितने टाइम में उसको इन्वेंट्री को रिफिल करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड अलर्ट, जैसे हमने रिकॉर्ड सेट कर दिया कि 10 अगर हमारे पास बॉटल बचे तभी हमें एक अलर्ट दे दें। तो इस तरह की चीजें भी हम कर सकते हैं। अटेंडेंस निकाल सकते हैं। तो ये पूरा जो है बिजनेस जो रन होते हैं वो इन सब चीजों पे ही काम करते हैं, है ना। रियल बिजनेस एग्जांपल, ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनी, कस्टमर डिटेल, नेम, कंट्री, क्रेडिट लिमिट। तो कोई कंपनी है जिसमें कोई कस्टमर है जो कि फॉरेन का है या कहीं का भी हो सकता है, तो उसके से रिलेटेड डिटेल। फिर उसके बाद ऑर्डर डिटेल से रिलेटेड डिटेल, जैसे ऑर्डर नंबर हो गया, आइटम हो गया, आइटम की वैल्यू हो गई, उसका डिजाइन क्या है, उसमें किस तरह का मटेरियल यूज होगा। जैसे यहाँ पे आ गया गोल्ड है तो गोल्ड उसमें यूज होगा, तो या फिर उसमें गोल्ड के साथ डायमंड भी यूज होगा। प्योरिटी क्या रहेगी गोल्ड की, स्टोन का टाइप क्या रहेगा। शिपमेंट की अगर बात करें तो डिस्पैच जो है, कुरियर ईटीए क्या है, शिपमेंट का स्टेटस क्या है, कहाँ पहुंचा आपका शिपमेंट, उसकी मूवमेंट क्या है, पेमेंट आपकी आई कि नहीं। अगर इनवॉइस है तो इनवॉइस में पूरी डिटेल रहेगी पेमेंट की, ठीक है, डेट रहेगी, बैलेंस ड्यू रहेगा, कितना बैलेंस हमारा बाकी है। सेल्स एनालिटिक्स की अगर बात करें तो ये यहाँ पे चीजें हो गई। ये सारे के सारी जो चीजें हैं वो रियल बिजनेस पे ही बेस्ड है, कि ऐसे ही इन सब रिपोर्ट से, इन सब पॉइंट से मिलकर ही आपकी जो एक कंपनी है का वर्क फ्लो काम करता है। एक्सपोजर ट्रैकिंग हो गया, जैसे क्रेडिट लिमिट का मैंने आपको चार्ट दिखाया था अभी कुछ देर पहले, तो वो चीज हो गई। यहाँ पे ये ईसीजीसी कंप्लाइंस हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो रियल बिजनेस प्रॉब्लम या फिर उसके सोल्यूशन में काम करती है। द फ्यूचर ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेस का फ्यूचर क्या है? आज हमारे पास, पहले हमारे पास क्या हुआ करते थे, पहले हमारे पास हार्ड पेपर हुआ करते थे या रजिस्टर होते थे, जिसमें हम पेन की हेल्प से डेटा मेंटेन करते थे। फिर हमारे पास एक्सेल आ गया। एक्सेल को हमने फिर यूज किया ऑर्गेनाइज फॉर्म में। फिर उसके बाद हमारे पास डेटाबेस आ गए, उसको बहुत अच्छे से यूज किया। उसके बाद जो है क्लाउड डेटाबेस आए जो 2010 में आए थे, जो अभी तक है हमारे पास। फिर अभी जो है क्लाउड डेटाबेस से भी आगे हम आ गए, जो नई टेक्नोलॉजी है वो एआई डेटाबेस में आ गई।
जैसे एआई ऑटो ऑप्टिमाइजेशन क्वेरी आ गई, है ना? तो इस तरह की चीजें आ गई इसमें। फिर आगे जो चीजें और डेवलप होगी वो रियल टाइम हो गया। जैसे आजकल रियल टाइम एनालिटिक्स में यही होता है कि आपने एक प्रॉपर रिपोर्ट बना दी, वो रियल टाइम में आपको अपडेशन देती जा रही है विदाउट मैनुअल एफर्ट। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, है ना? सिंपली हमने, दिलीप, निखिल, है ना? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, डेटा इज सिंपली इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? व्हेन डेटा ग्रो, है ना? जब डेटा ग्रो करता है तो क्या होती है चीजें, डेटाबेसेस की हेल्प होती है, ऐसे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। डिजिटल फॉर्मेट होता है आपके पास, ऑर्गेनाइज वे होता है आपके पास, इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी पता है, इलास्टिसिटी क्या होती है? इला, इलास्टिसिटी क्या होती है दिलीप, पता है आपको? इलास्टिसिटी। हम्म कोई बात नहीं, नहीं आए, नहीं आपको पता है, कोई बात नहीं। इलास्टिसिटी जो है डेटाबेस या फिर आजकल के जो लाइक टेक प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसमें इलास्टिसिटी का मतलब यहाँ है, ये है कि आपको मान के चलो, आपने एक डेटाबेस बनाया, आपने कोई डेटा स्टोर किया, अब आपके पास 1 GB का भी स्टोरेज है, और अचानक से आपके पास 4 GB की रिक्वायरमेंट आ जाए, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे 4 GB के वहां पे जो रिक्वायरमेंट होगी, अब वो ऑटोमेटिकली इलास्टिक की तरह, जो बोलते हैं ना, रबड़, रबड़ में क्या होती है, इलास्टिक होता ना, तो वैसे ही वो खिंच के जो है बड़ा हो जाएगा, सिंक हो सकता है। मतलब जितना आप यूज करोगे उस साइज के हिसाब से वो क्या करेगा, अपने आप को मैनेज कर सकता है। आया, क्लियर हुआ इलास्टिसिटी? ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने पढ़ लिया, यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है वो पढ़े। सीक्वल सर्वर हमने जो है वो पढ़ा था, सीक्वल सर्वर क्या होता है। डेटाबेस क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। ट्रेडिशनल डेटाबेस वर्सेस ऑन प्रोमाइस वर्सेस क्लाउड डेटाबेस हमने पढ़ लिया, समझ लिया, ओवरव्यू ले लिया एक तरह से। डेटा फ्लोज हमने पकड़ लिया कि डेटा का फ्लो कैसे काम करता है ना? डेटा कैसा मूव होता है। डेटा एनालिसिस एनालिस्ट यूज डेटाबेस डेली। तो डेटाबेस के प्रोस्पेक्टिव में डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है वो हमने समझ लिया, है ना? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको? ऑन प्रेमिसेस वाला आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस का, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक मिनट आपको समझा देता हूँ। ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस क्या होते हैं, एक मिनट अपन ऐसा समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से कंपेयर से। एक डेटा, एक होता है आपका डेटाबेस, जो है आप बोल लो ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस, ठीक है? ऑन प्रेमाइस स्पेलिंग में कोई वो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और एक होता है क्लाउड डेटाबेस, क्लाउड ले लेते हैं अपन। अब इन दोनों डेटाबेस में फर्क क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे था हमारे पास, हमने पढ़ा था क्लाउड वर्सेस, ये हो गया ऑन प्रोमाइस, है ना? ऑन प्रोमाइस ये हो गया आपका, है ना? तो ऑन प्रोमाइस जो है, ऑन प्रोमाइस का मैंने समझाया था आपको, ये क्या करता है। अब एक बार इसको फिर से समझो, निखिल। द डेटाबेस लिव्स on a computer server inside your own office. The company owns it, manage it, and is possible for it, responsible for it. ठीक है? तो एक क्या होता है, निखिल, अभी जो डेटाबेस हम अगर बात करें डेटाबेस की, अगर मान के चलो मुझे कोई डेटाबेस जो है यूज करना है, तो मेरे पास कौन से तरीके हैं कि मैं, जैसे मान के चलो SQL सर्वर डेटाबेस अगर मुझे स्टोर में डेटा मैनेज करना है या स्टोर करना है, या फिर माई SQL में करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसे डाउनलोड करूंगा, उसके एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लूंगा, मेरे कंप्यूटर में स्टोर कर लूंगा, और मैं क्या कर लूंगा, उसे यूज कर लूंगा। सिंपल है यही, ऐसे होता है। बट जब हम बात करते हैं कि हमारे ऑफिस में ऐसे 50 एम्प्लॉय की टीम है ना? तो अब मैं उस सॉफ्टवेयर को जो है, अगर मान के चलो डेटाबेस को मैंने स्टोर कर इंस्टॉल कर लिया मेरे कंप्यूटर पे, तो मैं 50 लोगों के कंप्यूटर में तो इंस्टॉल करूंगा नहीं।
राइट? तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, एक डेटाबेस बनाऊंगा, है ना? और उसका एक सर्वर बनाऊंगा। सर्वर का मतलब ये है कि वो उसे मैनेज करेगा रियल टाइम में। उन जो 50 जो एम्प्लॉय हैं, उनसे डेटा लेके आएगा और स्टोर करेगा, उसको मैनेज करेगा, और ये सारा काम होगा एंड यूजर से। बट उसको मैनेज या उसको जो भी जो लाइक फ्लो का जो भी काम है, वो एक तरह से कौन करेगा, जो है ऑन प्रोमाइसेस में जो आपका सर्वर है, वो उसे मैनेज करेगा। और उसे कौन मैनेज करेगा, उस सर्वर को करेगी आपकी आईटी टीम मैनेज, है ना? तो आईटी टीम इसे मैनेज करती है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि इसके फायदे हैं सबसे पहले तो, और नुकसान भी है। जैसे एक सर्वर रूम बना दिया मैंने, और उसमें एक सर्वर लगा दिया पूरा, उसमें मल्टीपल मेरे पास स्टोरेज मीडिया हो गई। जैसे मान के चलो हार्ड डिस्क, सीधी सी बात अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास मल्टीपल हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, उसको मैंने एक सर्वर में डेवलप किया, और मेरे जो कंपनी है, उस कंपनी के हर कंप्यूटर को उससे जोड़ दिया वाया लैन केबल। ठीक है, अब रियल टाइम में जो ट्रांजेक्शन चल रहे हैं वो मेरी कंपनी में ही चल रहे हैं। बट वो चीजें क्या है कि वो ना तो कहीं और है, जैसे मान के चलो मेरी कंप्यूटर कंपनी में है, तो ना तो मैं उसे कहीं और से एक्सेस कर सकता हूँ। जब मेरी कंपनी में आऊंगा मैं, तभी उसे एक्सेस कर सकता हूँ। बट हाँ, वो इसलिए फायदेमंद है कि मेरा जो डेटा है वो इतना कॉन्फिडेंशियल है कि मैं उसे कहीं और डिस्क्लोज करना नहीं चाहता। तो मैंने क्या कर दिया कि मेरा खुद का सर्वर बना लिया, तो चांस ही नहीं है कहीं और जाने के। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे डेटा अगर जाएगा तो डिस्क्लोज होगा ना। अब इंटरनेट पे डेटा ही नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो मेरे खुद के सर्वर पर रखा हुआ है ना? लाइक मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक कंप्यूटर है छोटा सा, उस कंप्यूटर पर रखा है, सिंपल से शब्दों में। ठीक है, और वहीं हम क्लाउड की बात करें, तो क्लाउड पे जैसे मान के चलो आपके पास जितने भी आजकल के डेटाबेसेस हैं, जैसे सिक्वल, अजोर सिक्वल सर्वर हो गया आपका, है ना? और अमेजन का हमने बात करी थी, अमेजन आरडीएस हो गया, गूगल क्लाउड हो गया। तो इस तरह की डेटाबेसेस क्या है, क्लाउड डेटाबेसेस है। आजकल तो जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो जो हमारे सिक्वल सर्वर है, इसको भी हम होस्ट कर देते हैं वर्चुअल मशीन के ऊपर, कि वर्चुअल मशीन के ऊपर हमने वो कर दिया होस्ट, और उससे एंड यूजर कहीं से भी एक्सेस कर सकता है।